शुक्र है, शुक्रवार है। जी हाँ, आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और ये पूरा हफ्ता और ये पूरी सीरीज जनवरी की रही है पूरे एक्शन में। कल भी एक्शन जबरदस्त था, आज फिर से सभी तरह के संकेत है, कुछ ऊपर के कुछ नीचे के। तो बड़ा सवाल है कि क्या रहेगी ट्रेडिंग रेंज, कैसी होगी आज की क्लोजिंग और कैसे करें अगले हफ्ते की तैयारी। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, वर्क फ्रॉम होम में आज मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाने की जरूरत पड़ी है सर, जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़कर आ रहे हैं। पर आज जो आपने कहा बाजार के मूड माहौल पर कैसे नजर रखनी है, और थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, नई वीकली एक्सपायरी शुरू भी होनी है। तो सर ढेरों बातों पर आपकी राय लेनी है। सबसे पहले तो बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं। बिल्कुल दीप, और जिस तरह का माहौल है देश दुनिया में, वाकई में डिस्टेंस जितनी बढ़ पाए स्पेस के लिहाज से दिलों में नज़दीकियाँ होनी चाहिए, जो कि है और रहेगी। आइए शुरुआत कर देते हैं आज के बड़े ट्रिगर्स के साथ। अमेरिकी बाजारों में बड़ा मिक्स सा एक्शन दिखा, जहाँ डाउ 170 अंक नीचे गिरकर बंद हुआ दिन के निचले स्तरों पर। वहीं नैस्डैक S&P में उतना बुरा हाल नहीं था, थोड़ा निचले स्तरों से रिकवर होकर बंद हुए। लेकिन सोने चांदी में गजब का एक्शन होता दिख रहा है, टूटे ही जा रहे हैं भाई, टूटे ही जा रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर गिरावट होती हुई दिख रही है। सोना हमेशा कन्फ्यूज करता है, ऐसा लगता है कि बस अब 50,000 के पार निकलेगा और वहीं से यू टर्न ले लेता है बिना कोई सिग्नल दिए। तो हाँ, कच्चा तेल ज़रूर है, धीमे धीमे फिर से $82 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। कल के सेशन में 4 दिनों की बढ़िया खरीदारी के बाद एफआई ने जबरदस्त बिकवाली की है। इस पर विस्तार से करेंगे बातचीत, और साथ ही बातचीत करेंगे टाइटन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोढ़ा, गोदरेज कंज्यूमर्स, ढेर सारे क्वार्टरली अपडेट आते हुए दिख रहे हैं, उन पर भी रहेगी नजर। जीती एब्सोल्युटली सर, तो ढेरों अपडेट्स आए हैं, उन पर नजर रखनी है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो आप बता ही रहे हैं, काफी रहने वाला है बाजार में, उस पर भी नजर है। बट एक पहले ग्लोबल मार्केट्स पर आपकी राय लेना चाहूंगा सर, और फिर हमारे बाजार की बात करते हैं। लगातार 2 दिनों से यूएस में सुस्ती, और यही नहीं, डाउ लगातार 2 दिनों से डेज लो पर बंद हुआ है, करीब करीब 650 अंक 2 दिन में गंवाए हैं। एक भारी गिरावट थी, कल उतनी नहीं थी बट फिर भी कमजोरी थी। कैसे समझे इसे? और बॉन्ड यील्ड सर एक हफ्ते में 25 बेसिस पॉइंट 1.5 से बढ़कर 1.75% पर सर। दीप, थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो दिख रहा है अमेरिकी बाजार में। एक तरफा तेजी वाला मामला है नहीं, और ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी बाजार अब लाइफ हाई पर पहुंचने के बाद मन नहीं बना पा रहे कि पिछले साल 70 बार रिकॉर्ड बना लिया और 71वीं 72वीं 73वीं बार रिकॉर्ड बनाना है या रुकना है। सो थोड़े से कन्फ्यूजन वाले मामले में है, और कन्फ्यूजन वाले मामले में ही थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। परसों आपने देखा किस तरह से विक्स वहाँ पर 16% बढ़कर आया था। तो ओवरऑल अगर आप अमेरिकी बाजारों के लिहाज से देखें तो थोड़ा ऐसा लग रहा है रुककर चलने के मूड में है, और उसकी वजह यह है कि फेड की मीटिंग के जो मिनट्स आए उसके बाद से थोड़े से ब्याज दरों को लेकर और महंगाई को लेकर थोड़ा बाजार कंफर्टेबल कम है, कॉन्फिडेंट कम है, और वो आप देख भी रहे हैं। बॉन्ड यील्ड 1.50 से 1.75 आना छोटी बात नहीं है। अमेरिका में जनरली इतनी तेज़ी से ब्याज दरें बॉन्ड्स पर बढ़ती नहीं है, लेकिन वो बढ़ती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी बाजार ये मानकर चल रहे हैं कि अब नीचे वाली ब्याज दरों के जमाने लग गए। वैसे एक ही चीज़, यदि ये पहली बार नहीं हुआ है कि ऐसा अमेरिका ने सोचा और उसके बाद वापस से बॉन्ड यील्ड गिरे नहीं। सो थोड़ा सा प्रेडिक्शन करना मुश्किल काम है, हम अमेरिकी बाज़ारों के विशेषज्ञ हैं भी नहीं। तो मुझे लगता है कि हमें सिर्फ इतना देखना है कि जैसे ट्रेडिंग सेशन जिस तरह के संकेत वहाँ से आए, पढ़ते जाएँ, चलते जाएँ। अब इनमें 2 ही तरह से देखना है हमें। पहला तो ये कि अगर अमेरिकी बाजारों में तेजी या मंदी उनके अपने कारणों की वजह से होती तो हमारे ऊपर असर लिमिटेड होगा। अपने कारणों से मतलब कि फेड अगर टेपरिंग कर रहा है, ब्याज दरें बढ़ा रहा है, या फिर बॉन्ड सेलिंग करने का सोच रहा है, ये मतलब सब उनके, या बेरोजगारी के आंकड़े कैसे क्या है, ये सब उनके अपने कारण हैं जो अमेरिका के उनके देश से रिलेटेड, उनकी इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो अगर इनके दम पर कोई भी तेजी या मंदी होती तो हम लिमिटेड असर हमारे ऊपर, ज़्यादा नहीं, मिनिमम। जैसे सपोज अमेरिकी बाजार 1% बढ़ गए तो हम आधा पौन % ही बढ़ेंगे, 1% घट गए तो हम आधा पौन % ही घटेंगे, तो वहाँ पर असर लिमिटेड। अगर अमेरिकी बाजार कोरोना पर, ओमिक्रॉन पर या किसी और ग्लोबल रीजन पर रिएक्शन देना शुरू करें तो फिर हम बिल्कुल पूरे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। भाई जैसे आप गिरोगे हम भी गिर जाएंगे, आप बढ़ोगे हम भी बढ़ जाएंगे, तो वो वाली चीज़ है। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल फैक्टर्स को उतने ही एंगल से देखना चाहिए जब जैसा मार्केट आए। एक और चीज़ जो हमें करनी चाहिए दीप, वो ये है कि पिछले 2-3 दिनों से जो डाउ और नैस्डैक का मूवमेंट हो रहा है, जिस तरह से फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, जिस तरह से कारोबार होता है, जिस तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है, उसको देखकर एक चीज़ समझ में आ रही है,
अगले 2-4 दिन जब तक ये अमेरिकी बाजार थोड़े शांत ना हो जाए ना, इनका मूवमेंट प्रेडिक्ट करने की गलती नहीं करनी है, न फ्यूचर्स को देखकर, न ओपनिंग को देखकर, न क्लोजिंग को देखकर। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ने के जो संकेत है उसमें आपको ओवरनाइट रिस्क कम कर लेनी है, बस इतना ध्यान में रखिए जी। बिल्कुल, तो थोड़ी ओवरनाइट रिस्क कम करनी है। अमेरिकी बाजार थोड़े वॉलेटाइल हो रहे हैं, तो ये एक डेफिनेट फैक्टर है जहां पर हमें रखनी है नजर। अच्छा सर, हमारे बाजारों की बात करें, आज लेवल्स पर आपसे एक सवाल है, पर उससे पहले 4 दिन एफआईएस की दमदार खरीदारी हुई और कल एक बड़ा एफआईएस का कैश में सेल फिगर आया। उससे पहले 4 दिन करीब 3000 करोड़ की खरीदारी करी और कल एक ही दिन में लगभग 1925 करोड़ की बिकवाली करी। कैसे समझें सर इस एफआई के एक्शन को? दीप, देखिए एफआईएस का एक्शन कल का है ना, ये खराब नहीं है, मतलब तगड़ा झटका देने वाला है। मतलब इससे खराब नंबर आप सोच नहीं सकते जो आया है कल, और जितना मार्केट गिरा है उससे कहीं ज़्यादा खराब है। ऑनेस्टली कह रहा हूँ मैम, क्यों कह रहा हूँ? 1927 करोड़ की बिकवाली अपने आप में बड़ी। आप देखिए पिछले 3 दिनों में खरीदारी का आंकड़ा छोटा छोटा आ रहा था। कल भी हम बात कर रहे थे कि आंकड़ा उतना दमदार नहीं बन रहा। मैं पॉजिटिव लिख ही नहीं पा रहा हूँ, न्यूट्रल लिख रहा हूँ। 2 दिन से मैं एफआईएस के आंकड़े न्यूट्रल लिख रहा हूँ, पॉजिटिव नहीं लिख रहा, क्योंकि जो खरीदारी हो रही है छोटी हो रही है। जितनी तेजी बन रही है उसके सामने छोटी खरीदारी है। याद है हम यही बात कर रहे थे कि जितना मार्केट बढ़ रहा है 200 पॉइंट 150 पॉइंट रोज बढ़ रहा है, लेकिन नंबर जो आ रहा है वो छोटा आ रहा है। करेक्ट। अब कल देखिए गिरा कम है, नंबर आया एक ही दिन। जब कमजोरी हुई, जब थोड़ा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि एफआईज जैसे ही ग्लोबल संकेत थोड़ा भी खराब होने लगता है तो वो तुरंत बेचना शुरू कर देते हैं और जोर से बेचते हैं। कल देखिए 1927 करोड़ का कैश में बेचा है। वह 3-4 दिनों में मिलाकर मुश्किल से इतना खरीदा होगा। दूसरा आइए इंडेक्स फ्यूचर्स, 3000 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स कल बेच डाले, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1250 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेच डाले, ये भी अपने आप में बड़ा है। तो आप सोचिए खाली स्टॉक्स में करीबन 3200 करोड़ की बिकवाली, ठीक है। उसके ऊपर 3000 करोड़ की बिकवाली आपकी इंडेक्स फ्यूचर्स में, यानी कि 6200 करोड़ की डायरेक्शनल बिकवाली है। अब आपको आंकड़ा इसलिए ख़राब नहीं लग रहा कि 14095 करोड़ की एक ऑप्शंस में खरीदारी का आंकड़ा है। तो कल वीकली सीरीज की समाप्ति थी और शायद कई सारे ऑप्शंस एफआई ने बेचे हुए होंगे, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी चल रही थी, तो हो सकता है वो ऑप्शंस में खरीदारी है उस वजह से। लेकिन डायरेक्शनल तौर पर अगर आप देखें तो आंकड़े बेहद ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज बाजारों में ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आएगी, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, वो है एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े। बाकी सारे ट्रिगर्स बेहतर है, कोई खास खराब नहीं। ग्लोबल ठीक है, हल्की कमजोरी के, लेकिन इतने नहीं कि आप टूट जाएं। बाकी वायदा कारोबार में जो हम ओवरबोर्ड पोजीशन थे उससे बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए। सिर्फ एक ही चीज़ जो दिक्कत वाली बात है, जिसकी वजह से हमने 18,600 से एक बड़ा करेक्शन देखा। अब एक ही चीज़ है दीप इसमें कि कल का फिगर है, क्या एक ही दिन का था या आगे और बेचेंगे, ये देखने वाली बात है। दूसरी चीज़ जो है, जो अच्छी बात है एफआईएस की बिकवाली के बावजूद, और वो ये कि एफआईएस ने जो कल बिकवाली की उसमें इनका जो इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन है 74% से घटकर 66% आ गया। आपको याद होगा, बार बार मैं यही कहता हूं कि 70% के ऊपर जाने के बाद एफआईएस कभी भी बेचना शुरू करेंगे पता नहीं चलता। 72% पे बेचेंगे, 74 पे बेचेंगे, 78 पे बेचेंगे, लेकिन शुरू कर देते हैं, बस वहां से उनका इंडेक्स लॉन्ग कम हो जाता है। तो घटकर 66% आया है, थोड़ा कंफर्टेबल हुआ है पोजीशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और नहीं बेच सकते। तो 60% तक आने की संभावना रहती है। तो पॉइंट सिंपल ये है कि ऊपरी स्तरों पर एफआईएस की बिकवाली और इन आंकड़ों के दम पर 18,000 को पार करना हमारे लिए चुनौती वाली बात होगी। एक ही दिन का आंकड़ा है, अगर आज फिर से इसी तरह के आंकड़े आते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगा मामला कि हम 16,400 से आए हैं 17,900 के आसपास। 2/3 करेक्शन हमने पूरा कर लिया। 2200 पॉइंट जितने हमने खोए थे उसमें से 1400-1500 पॉइंट वापस कमा लिए, और अब हमें यहाँ पर टाइम पास करना है। तो टाइम पास के से मतलब ये होगा कि नीचे की तरफ वही 17,500-550 के आसपास सपोर्ट लेंगे, ऊपर 17,900 18,000 के आसपास रुकेंगे। तो देखते, ऐसा लग रहा है बाजार अच्छी तेजी के बाद शायद थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन दे। जी दीप। बिल्कुल, अच्छी तेजी के बाद बाजार थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में एक जबरदस्त रिबाउंड रहा है। पर सर, इसी पर एक सवाल बनता है, हालांकि जैसा आपने कहा डेटा क्वालिटेटिवली अच्छा नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, बट कल बड़े गैप डाउन के बाद हमने अच्छी रिकवरी दिखाई और एक पॉइंट पर तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव भी हो गया। तो इसे समझाएं सर, क्योंकि जो क्लोजिंग के लिहाज से आपने कल इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करी थी, लगभग बाजार किया कल।
देखिए, मुझे 700 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी, करेक्ट। और कल हमने स्टॉप लॉस का लेवल 17,750 दिया था, एग्जैक्टली वहीं पर जाकर निफ्टी बंद हुआ। 2-5 पॉइंट में फर्क नहीं पड़ता 17,000 के लेवल पे, बट अदरवाइज क्लोजिंग वहीं पर होती हुई दिखी है। 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। 17,600 के ऊपर की क्लोजिंग मुझे अभी भी ये लगता है कि हम ज़्यादा दिक्कत में नहीं है। 17,600 के नीचे बंद होने के बाद थोड़ा सा खतरा आपके लिए बढ़ जाता है। तब आपके लिए जो बड़ा सपोर्ट रेंज निकल कर आता है, जहां से आपने ब्रेकआउट दिया था, वो था 17,150, 17,250। उस रेंज तक का खतरा खुल जाता है अगर आप 17,600 के नीचे बंद देना शुरू करते हैं तो अभी तक हम क्लोजिंग के लिहाज से कोई खास खराब नहीं है। और कौन जाने दीप, एक आध दिन बाद वापस से अमेरिकी बाजार ठीक भी हो जाए, कौन जाने वापस से एफआई ने एक आध दिन बेच दिया, वापस से लेने चले जाए। तो ऐसे बहुत पेसिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड के लिहाज से डे टू डे बेसिस पे आपको कल के डेटा देखने हैं, आज का माहौल देखना है, और उस लिहाज से आपको आज ऊपर के लेवल पे सावधान रहना है। सावधान रहने से मतलब सिंपल है, ऊपर आप हल्के रहेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, नीचे में बाजार जब भी मौका देगा आप तैयार रहेंगे। 17,900 और 18,000 की रेंज में परसों बेचा होता तो मौका दिया, नीचे के लेवल पे आपको खरीदारी करने का। आज गैप से खुलेगा, आज भी वही राय है, जितना ज़्यादा गैप से ऊपर खुलेगा उतना जल्दी प्रॉफिट बुक करेंगे, उतना बेचेंगे, वापस नीचे के लिए इंतजार करेंगे। फ्लैट खुला या नीचे खुल गए तो आने दे सपोर्ट रेंज पे, वहां पर खरीदेंगे। तो दोनों तरफ के ट्रेड के मौके बनेंगे बाजार में, और उसकी हमें तैयारी करनी है। जी बिल्कुल, तो दोनों तरफ के मौके आज फिर से बनते हुए दिखेंगे बाजार में। आइए करते हैं उसी की तैयारी। नई वीकली एक्सपायरी की भी शुरुआत है सर, बताएं फिर आज का सेटअप आपको क्या कह रहा है। ग्लोबल सेटअप न्यूट्रल साइड पर रखें, मैंने बहुत नेगेटिव भी नहीं समझता, पॉजिटिव तो खैर है ही नहीं। एफआईज के संकेत सुपर नेगेटिव हैं, घरेलू संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं फंड्स के। वायदा कारोबार के संकेत नेगेटिव से न्यूट्रल हो गए हैं। दीप, लगातार 2 दिन से मैं नेगेटिव संकेत दे रहा था, कल अच्छा करेक्शन मिल भी गया आपको, मार्केट हल्के हो गए। 157 156 के पुट कॉल रेशियो से घटकर 137 पर आ गए। 20 बेसिस पॉइंट आपका पुट कॉल रेशियो घट गया। ऐसा नहीं कि ओवरबॉट है और ऐसा भी नहीं ओवरसोल्ड है, थोड़ा और घटने की गुंजाइश है। 1.15 1.20 तक पुट कॉल रेशियो आ सकता है, तो हल्की फुल्की और तेजी की पोजीशन कम होने की गुंजाइश यहाँ पर दिखती है। सेंटिमेंट न तेजी का है न मंदी का, न्यूट्रल है। ट्रेंड अभी तक न्यूट्रल है। मेरे को फिर से 17,800 850 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए ट्रेंड को पॉजिटिव करने के लिए। 17,850 के ऊपर की क्लोजिंग, तो ये आपके लिए सारे संकेत है जी। बिल्कुल, ट्रेंड न्यूट्रल है, सेंटिमेंट न्यूट्रल है, बाकी सारे संकेत ठीक है, बस ये एफआईएस का डेटा आज के लिए थोड़ा नेगेटिव है। लेवल्स फिर कौन से निकल कर आएंगे सर आज के लिए। लेवल्स के लिहाज से दीप 17,600 650 कल का सपोर्ट जोन आज भी काम करेगा। कल ही आपने देखा 17,650 से बाजार घुमा, आज भी वही सपोर्ट जोन है, उसके नीचे जाने की संभावना कम है। गए तो 17,535 17,600 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आएगा। ऊपर कितना जा सकते हैं, 17,800 825 ऊपरी रेंज से पहले, इसके पार निकल कर टिके तो 17,900 950 परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन है, जहां पर आए तो आपको बिकवाली भी करनी चाहिए, लॉन्ग पोजीशन भी कम करनी चाहिए। बैंक निफ्टी 37,050 ब्रेकआउट लेवल पर ही कल सपोर्ट लिया, आज भी वहीं पर हमें सपोर्ट मिलेगा। 36,850 37,050 ये 200 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है, आसानी से टूटने वाला है नहीं। अगर गलती से इसके नीचे गए तो 36,500 36,750 अगला सपोर्ट जोन निकल कर आता है। आपको लग रहा होगा 200-250 पॉइंट की रेंज है, लेकिन जिस तरह के मूव बैंक निफ्टी में रोज हजार पॉइंट के आ रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, उस लिहाज से आपको बड़े रेंज लेने पड़ेंगे। एक ज़माने में हम 500 पॉइंट की रेंज में तो पूरा दिन भर निकाल लेते थे, लेकिन अब आपको सपोर्ट जोन और हायर जोन भी 250 200 पॉइंट के मिल रहे हैं, क्योंकि डेटा ही वैसे बनते हुए दिख रहे हैं, लेवल्स वैसे बनते हुए दिख रहे हैं। ऊपर कितना जा सकते हैं, 37,700 37,850 रुकावट की रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। इसको पार करके निकले तो 37,975 38,100 ये आपके लिए बड़ा लेवल होगा। क्योंकि वीकली सीरीज की शुरुआत हुई है दीप, तो डेटा कम है बैंक निफ्टी में, नहीं के बराबर है, ये आप ध्यान में रखें। अब आइए डे रेंज 17,650 17,825 दिन की माफ कीजिएगा, दिन की छोटी रेंज मानकर चलें। 17,600 17,900 दिन की मीडियम रेंज आपके लिए होगी, और बड़ी रेंज के तौर पर 17,535 से 17,950 ये लेकर चले आप निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 37,050 37,700 दिन की छोटी रेंज है, 37,850 और 37,850 ये दिन की मीडियम रेंज है, ज़्यादा संभावना इसी रेंज से काम चला लें। 36,750 38,000 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर आप लेकर चल सकते हैं। तो ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की सारी दिन की रेंज। जी दी
बिल्कुल, तो सारी रेंजेस आपके सामने हैं और इंपॉर्टेंट लेवल्स भी। कल के ये जो बिकवाली हुई है सर, उसमें डेटा क्या बदला है एफआईएस की पोजीशन को लेकर, पीसीआर को लेकर? एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन तो हमने बात करी ली, 74% से घटकर 66% थोड़ी कंफर्टेबल हुई है। पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा कंफर्टेबल हुआ है 1.56 से। अब दोनों में क्या है कि कंफर्टेबल हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जिसमें आप ठोक के बोलते कि बहुत बड़ी खरीदारी आएगी, कि चलो कोई बात नहीं, जितना होना था हो गया। विक्स थोड़ा बढ़कर आया है फिर से 4%, वॉलेटिलिटी बढ़ने के सारे संकेत आपके लिए है ही। ओके, लॉन्ग पोजीशन अगर आपकी है तो कल आपको स्टॉप लॉस दिया था 17,750 का क्लोजिंग बेसिस पे, इंटरडे बेसिस पे। तो कल आपका स्टॉप लॉस कल ट्रिगर नहीं हुआ, एग्जैक्टली वहीं पर बंद हुए हैं। अगर किसी ने कर लिया तो अलग बात है, नहीं किया तो अब आज 17,600 का स्टॉप लॉस रखे, डेली बेसिस पर भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। जिसको छोटा रखना है वो 17,650 का रख सकता है इंट्राडे वाले, कल के लो टूटने पर। अदरवाइज 17,600 का स्टॉप लॉस अब इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे आपको रखना है। बैंक निफ्टी में इंट्राडे बेसिस पे कल 37,050 का लो बनाया था, उसके ठीक नीचे स्टॉप लॉस लगाइए 37,000 का। क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा दूर आता है 36,800 का। तो अगर आप वो रखना चाहें और अगर आप छोटा रखना चाहें तो 37,000 का रखें, और छोटा रखना चाहें तो अगर आज लाल निशान में बंद हो तो निकल जाए। आपकी इच्छा पर है, आपकी कैपेसिटी पर कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। अदरवाइज 37,000 इंट्राडे, 36,800 क्लोजिंग बेसिस पर। आइए शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन में दीप बढ़िया स्टॉप लॉस तो 18,000 का निकल कर आता है या 17,950 का आता है, जो कि काफ़ी दूर है, इसलिए मैंने जानबूझ के छोटा दिया है। 17,825 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर दोनों पर स्टॉप लॉस 75 पॉइंट का रखें। अगर इंट्राडे में फिर भी आपको थोड़ा बड़ा रखना है तो 17,950 का भी रख सकते हैं, क्लोजिंग भी 17,950 का रख सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग आपको दो मिली है, एक 17,806 की मिली है और एक 17,925 की मिली है। तो 17,925 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे तो वैसे भी क्लोजिंग बेसिस पे आप और ऊपर हो ही जाते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के रिस्क कम रखने के हिसाब से 17,825 का स्टॉप लॉस रखा है। आप अपने रिस्क के हिसाब से उसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए निफ्टी पर शॉर्ट पोजीशन पर। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे 38,000, क्लोजिंग बेसिस पे 37,750 के ऊपर अगर आप अब बंद हो तो शॉर्ट काट लीजिए। जिनको छोटा रखना है वो इंट्राडे भी 37,750 का रख सकते हैं कल के हाई का, लेकिन वैसे ठीक वाला स्टॉप लॉस जो है वो 38,000 का है जी। ओके, तो ये है आपके लिए सारी मौजूदा पोजीशंस और कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉसेस आपको रखने हैं। अब बताइए सर, आज के लिए पोजीशंस कैसे बनाएंगे आप? आज के लिए पोजीशन बनाने के लिहाज से खरीदारी करनी चाहिए 17,550 17,650 की रेंज में, ठीक है। स्टॉप लॉस आप 100 पॉइंट की रेंज है दीप, ये रेंज बड़ी इसलिए है कि आपको 17,650 से शुरुआत करनी है। वहाँ मूड माहौल देखें कि अमेरिकी फ्यूचर कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है। अगर बहुत मजबूत नज़र आ रहे हो तो 17,650 पे ले लीजिए। डीले होते दिखें तो थोड़ा इंतज़ार कर लें, 17,600 के आसपास, 625 के आसपास देख सकते हैं, फिर 17,550 या टुकड़ों टुकड़ों में खरीद सकते हैं। ये रेंज खरीदारी करने की है 100 पॉइंट की। इस रेंज में आपको देखना है कि किस लेवल पर मुझे एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस 17,500 का रखकर 17,700 17,750 ये आपके लिए ऊपर के दो लेवल हैं। 17,800 825 दो और लेवल छोटे छोटे लेवल के लिए, क्योंकि मैं रेंज माउंट ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लेवल छोटे रखे हैं। एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो 17,600 का स्टॉप लॉस रखें, यहाँ से 150 पॉइंट नीचे जहाँ आप बंद हुए। ऊपर का टारगेट 800 825 छोटे टारगेट हैं, 875 मीडियम टारगेट, 925 950 फाइनल टारगेट, जिसके लिए खरीदारी करनी है एग्रेसिव ट्रेडर्स को। जो लोग बेचना चाहते हैं ज़रूर बेचें। बेचने के लिए अच्छी रेंज जो है दीप वो 17,825 से 925 की है। जितना 900 925 950 की रेंज में बेचेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। 825 से मूड बनाना शुरू करें कि क्या मुझे बेचना है। अगर समझो 825 पे आ गया निफ्टी, डाउ फ्यूचर ख़राब हो रहे हैं या ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। तो वो किस तरह का माहौल है उस हिसाब से 18,000 का स्टॉप लॉस लगाना है। 17,750 पहला टारगेट होगा, 650 625 और 600 ये बाकी तीन टारगेट हैं 600 650 की रेंज में, जहाँ पर आपको करनी है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो सीधा 17,950 का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट बनेगा आपका 17,650 625 600, ये तीन टारगेट। उसके बाद 550 525 दो और फाइनल टारगेट, जिसके लिए आपको निफ्टी में करनी है बिक वाली। ओके, तो ये है आपके लिए सारी पोजीशंस और सलाह निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या कर रहे हैं सर आज? बैंक निफ्टी के लिए दीप खरीदारी करें। खरीदारी करने के लिए अच्छी रेंज है, जो कल का लो है 37,050 का, उसके आसपास आने के बाद वहाँ से देखें मूड माहौल कैसा बनता है। 36,850 37,050 ये बढ़िया रेंज है 200 पॉइंट की, जहाँ खरीदारी करनी चाहिए।
37,050 पे ले सकते हैं, 36,900 850 पे ले सकते हैं, 750 तक भी ले सकते हैं। 36,700 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट जो बनेंगे 37,275 375 छोटे टारगेट, 475 मीडियम टारगेट, 700 750 और 850 ये फाइनल टारगेट बड़े वाले। इस रेंज में जाकर अटकना है, इस लिहाज से आपको करनी है खरीदारी। जो लोग बेचना चाहते हैं बैंक निफ्टी वो बेचें। 37,700 से 37,850 की रेंज में 2 दिनों से आप वहीं बार बार टॉप बना रहे हैं, तो एक बार 37,850 900 जब तक पार न करें तब तक इस रेंज में एक बार बेचने का चांस ले सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका 38,000 का। नीचे के टारगेट जो बनेंगे 37,500, 37,375 275, 37,150 और 37,050 तक के टारगेट के लिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बिकवाली की राय बन सकती है बैंक निफ्टी में, लेकिन बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं तो ही, और वो होगा कल का हाई। कल 37,750 तक आप पहुंचे थे, आज 37,750 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आपको गैप से ओपनिंग मिलती 200 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो वहां पर एक चांस ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए आपका 37,750 का। नीचे के टारगेट जो बनेंगे 37,375 275 छोटे टारगेट, 37,050 और 36,900 मीडियम टारगेट, 36,850 36,750 फाइनल टारगेट बैंक निफ्टी के लिए, जिस पर आपको रखनी है नजर। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, नई पोजीशंस बनाने की सलाह सर की तरफ से। जैसा अपडेट सर कल हमने आपको दिया था, आरबीएल बैंक वायदा कारोबार के बैन लिस्ट में शामिल हो गया, तो इस सीरीज का पहला स्टॉक जो बैन में आ गया है। सर फंड्स का डेटा तो समझ लिया, वायदा कारोबार के लिहाज से कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स? वायदा कारोबार के लिहाज से दीप डेटा बहुत कम है, चूंकि नई वीकली सीरीज की शुरुआत हुई है 17,800, ये पार होना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि 17,800 के पुट पर 15 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 23 लाख शेयर है, 19 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कल ही जुड़ा है, तो 17,800 के ऊपर से आपको तेजी गिननी है। 800 825 ये रुकावट की रेंज है, मुझे नहीं लगता कि इजीली हम पार करेंगे, भले आपको 17,832 पर एसजीएक्स दिख रहा है। तो मैं आज तेजी तभी सोचूंगा जब 17,825 ऊपर में पार हो जाए, कमजोरी तभी सोचेंगे जब 17,600 650 की रेंज को तोड़े, तो ही फ्रेश कमजोरी है। सो बेसिकली 600 825 ये रेंज है जो आपको दिख रही है निफ्टी पर डेटा के लिहाज से भी। अब आइए बैंक निफ्टी, बहुत ही कम डेटा है, कोई खास है नहीं, तो इसलिए जो लेवल्स वगैरह हमने डिस्कस किए वही ठीक है। ठीक है, तो चलिए ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए, बाजार का एक्शन, नई वीकली एक्सपायरी की शुरुआत पर। जैसा अनिल जी कह रहे हैं, ये महीना स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी रहने वाला है, और ऐसा एक बढ़िया स्टॉक अनिल जी की तरफ से आज का स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर। टाइटन के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है, और डीप जो तीसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट आए क्या गजब के हैं, मतलब बहुत ही शानदार है। टाइटन मतलब ऐसे नंबर्स दे सकता है, सोच भी नहीं सकते हैं। बड़ा एक्शन दिखाएगा आज, थोड़ा वैसे पिछले 3-4 दिनों में चला है, लेकिन मार्केट भी चला है, तो ये कह सकते हैं कि मार्केट के साथ साथ बढ़ा है, अभी भी गुंजाइश है बढ़ने की। 2650 2700 2725 3 छोटे टारगेट ही दिए, हो सकता है इससे भी ज़्यादा बढ़े। एक चीज़ इंटरेस्टिंग दिख रही है, जहाँ एक और गोदरेज कंज्यूमर्स के नंबर उतने मजबूत नहीं है, वहीं टाइटन के नंबर, मैरिको के नंबर भी आपने देखा इतने मजबूत नहीं। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ दी जो नज़र आ रही है, जो क्वार्टरली बिजनेस अपडेट आ रहे हैं, उसमें मालूम है क्या हो रहा है, जैसे आप जो रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं ना, टूथपेस्ट सोप शैम्पू, ये सारी जो मतलब है ना डेली वाली चीज़ें, उनमें इतनी तगड़ी ग्रोथ नहीं है। डिस्क्रिशनरी, जब आपकी जेब में ज़्यादा पैसे होते हैं और वो जो चीज़ें आप खरीदने जाते हैं उनमें तगड़ी ग्रोथ आ रही है। तो टाइटन वाइटन के नंबर्स देखकर ऐसा लग रहा है कि मतलब लोग है ना खर्चा करने के लिए मतलब एकदम तैयार हैं। मतलब जैसे अगर आपके पास एक घड़ी है, ठीक है, तो एक घड़ी से काम चल जाता है ना, घड़ी तो 4 रखो, एक रखो, टाइम तो वही देखना है, करेक्ट। चश्मा एक रखो 4 रखो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप एक से ज़्यादा घड़ी या एक से ज़्यादा चश्मा क्यों खरीदते हैं? आप अलग अलग वैरायटी, और जब आपकी जेब में बड़े पैसे हो, तो ये ट्रेंड बहुत साफ दिख रहा है। आप टाइटन के नंबर्स देखोगे ना, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो होती है, जो आदमी के जेब में पैसा होता है अपनी मर्जी से खर्च करता है, ज़बरदस्ती नहीं करता। क्योंकि आप मतलब टूथपेस्ट सोप शैम्पू हैंड वॉश, इनमें तो ऑप्शन ही नहीं ना, आपको खरीदना ही पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन इसमें वो भी है कि आपको उतना ही खरीदना है। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं आप 4 बार हाथ धोगे, पैसे बढ़ गए, आपकी सैलरी बढ़ गई तो उतने ही धोने, मतलब या सैलरी बढ़ गई तो 3 बार पेस्ट करना शुरू कर देंगे, करेक्ट। सो जो डिस्क्रिशनरी वाली स्पेंडिंग है उसमें ज़बरदस्त एक्शन आ रहा है। मुझे लगता है टाइटन कमाल करेगा आज। गोदरेज कंज्यूमर थोड़ा नीचे आ सकता है, आना भी चाहिए, जो उनका बिजनेस अपडेट आया है उस हिसाब से, लेकिन टाइटन के लिए आज बहुत बढ़िया दिन होगा जी।
सर ये आप फ्यूचर के लिए कोई हिंट दे रहे हैं कि इस स्पेस पर नजर बनाने की अब जरूरत है और डिस्क्रिशनरी स्पेस में 100% बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं, जिस तरह के जहाँ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, उन पर नजर रखनी चाहिए। इसके पीछे पीछे मतलब राजा के पीछे पीछे प्रजा चल जाएगी एक। ओके सर, तो डेफिनेटली टाइटन इस दिग्गज पर आज खरीदारी करके चलें और इस स्पेस पर भी अब रखें नजर। कंजम्पशन एक्शन में आपको वापस आते हुए दिख सकता है। आइए फिर जान लेते हैं एक्शन में और कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं, आज के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, खबरें और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन। हमारी टीम है आपके साथ तैयार। स्वागत करते हैं कुशल, वरुण और आशीष का। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले जीएम ब्रिवरीज के आज नंबर्स आते हुए दिखेंगे तीसरी तिमाही के, तो इस पर नजर रहेगी। साथ ही इन्फो एज अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक आज होने वाली है, तो यहां पर भी नजर रहेगी। साथ ही स्टार हेल्थ और तेगा इंडस्ट्रीज के एंकर लॉक इन आज खत्म होते हुए दिखेंगे। और एक सर्किट फिल्टर रिवीजन है जेबीएम ऑटो पर 10% से घटाकर अब ये 5% कर दिया है। कल तीसरी तिमाही के नंबर्स की आगाज हो चुके थे और यहाँ पर आनंद राठी वेल्थ ने अपने नंबर्स डिक्लेयर किए थे और काफी बेहतरीन नंबर्स है। आय 56% बढ़कर 106 करोड़ पर आई है। साथ ही कंपनी की मार्जिन 31% से बढ़कर अब 42% पर है और कंपनी के मुनाफे में तो 13 करोड़ से बढ़कर अब 32 करोड़ का आंकड़ा आता हुआ नजर आया है। 5 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। जीसीपीएल के Q3 अपडेट्स कमजोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। भारत में 10% से कम सेल्स ग्रोथ का ये अनुमान करके चल रहे हैं। तो और साथ ही जो इंडोनेशिया के कारोबार है उसमें कांस्टेंट करेंसी सेल्स ग्रोथ में हल्की सी गिरावट आती हुई दिखी है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आप देखिए यहाँ पर जो लागत खर्च बढ़ती हुई दिखी है उससे ग्रॉस मार्जिन पर दबाव है, तो कहीं ना कहीं ये जो इम्पैक्ट है वो आपको देखना होगा। तो ओवरऑल जीसीपीएल के जो Q3 अपडेट्स है वो कमजोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, जैसा अनिल जी भी कह रहे थे, जीसीपीएल पर थोड़ा रिएक्शन भी इस अपडेट का आते हुए दिख सकता है। वरुण, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें। गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले यहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर्स, यहाँ पे कंपनी की जो प्री सेल्स है उसमें 40% का अच्छा खासा उछाल हुआ है और कलेक्शंस देखिए 44% बढ़े हैं पिछले 12 महीनों में। तिमाही में अगर आप देखेंगे तो अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है वो इस कंपनी ने किया है। नेट डेट 9,925 करोड़ के आसपास का है। यूके में जो सेल्स है 1,910 करोड़ के आसपास है। ये कंपनी ने अपडेट कुछ दिनों पहले दिया भी था। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ भी नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। डिसबर्समेंट साल दर साल 120% बढ़े हैं। कुल डिपॉजिट्स जो है उसमें 34% की बढ़ोतरी देखने मिली है। कासा रेशियो 18% से बढ़कर 26% पे आया है। कलेक्शन एफिशिएंसी जो है दिसंबर में 97% रही है, 95% से बढ़कर। और ग्रॉस एनपीएस जो है नवंबर में 11.2% है, दिसंबर में घटकर 10.5% पे आए हैं। इसके अलावा गुजरात पिपावा Q3 का अपडेट इन्होंने दिया है। कंटेनर वॉल्यूम्स जो है उसमें साल दर साल 21% की गिरावट है और इसके अलावा ड्राई बल्क वॉल्यूम जो है उसमें भी 13% के आसपास की गिरावट हुई है। लिक्विड वॉल्यूम्स में करीब 41% की बढ़ोतरी हुई है। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन, कल बोर्ड की बैठक थी। 1:1 बोनस का ऐलान कंपनी ने किया है। साथ ही साथ 150 रुपये के स्पेशल डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। 18 जनवरी को इसकी रिकॉर्ड डेट है। जो HGS में इस कंपनी ने कहीं ना कहीं जो बाकी कारोबार इस कंपनी ने बेचा था उसकी जो बाकी बची कुछ पूंजी है उसका वो पैसे कंपनी को मिल चुके हैं। HGS की टेक्नोलॉजी क्षमता बढ़ाने के लिए इसको खर्च जो है वो ये कंपनी करने वाली है। इसके अलावा JSW एनर्जी, टाटा पावर, NTPC पे नज़र रखिएगा क्योंकि कैबिनेट की बैठक में इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज़ 2 को मंजूरी मिल चुकी है। इस परियोजना पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च होगा। इससे 10,750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जो है उसका निर्माण होना है। इसके लिए इन स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है। डेफिनेटली, तो पावर स्टॉक्स पर रखें नजर और काफी सारे और अपडेट्स आए कंपनीज के जो एक्शन में दिखाएंगी। फाइनल सेट ऑफ कुछ खबरें कुशल के पास भी। कुशल, बताएं। देखिए 3 खबरें मेरे पास बची है और इसमें आप LT फूड सबसे पहले देखिए। गोवा सरकार ने जो दावत ब्रांड है उसके कुछ बैचेस पर बैन लगाया है क्योंकि इनको सैंपल्स में पेस्टिसाइड्स पाए जाने की जो इन्होंने देखा है उसकी वजह से ये रोक लगाई गई है। एक्सप्रो इंडिया, यहाँ पर जो दिग्गज निवेशक है आशीष कचोलिया जी, उन्होंने हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है 2.52% से बढ़ाकर अब हिस्सेदारी 2.89% हो गई है। और अंत में LIC का IPO अपडेट है। यहाँ पर जो DPIIT सेक्रेटरी है उनका ये बयान आता हुआ दिखा है कि रिवाइज्ड जो FDI नीति है वो लेकर आएंगे LIC के विनिवेश को लेकर। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है कि LIC का IPO जो है वो उसमें जो FDI लिमिट्स है वो रिवाइज होकर आती हुई दिख सकती है।
ओके, तो कुछ और अपडेट्स आपके लिए जहां पर आपको स्टॉक्स में रखनी है नजर। आइए जान लेते हैं आशीष के साथ आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, क्वार्टरली अपडेट्स के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले तो देखिए, टाइटन, यहाँ पर सभी ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि ज्वेलरी सेगमेंट में जिस प्रकार की ऑर्गेनिक ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की वो काफी बढ़िया, काफी शानदार सेंटिमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वैल्यूएशन महंगे, इसके चलते ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस ने जो है बड़ा कोई बदलाव नहीं किया है। इनफैक्ट सीएलएसए का देखें तो अभी भी नेगेटिव जो व्यू है, क्योंकि बिकवाली के राय दे रहे हैं वो बरकरार है और 2200 रुपए का लक्ष्य है, करीब 2600 रुपए की जो है कल की क्लोजिंग है। लेकिन सिटी देखें स्टॉक के ऊपर बुलिश है, खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए 2975 रुपए के लक्ष्य के लिए। क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य थोड़ा सा एडजस्ट किया, 2500 से बढ़ाकर 2700 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली देखें तो ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 2501 रुपए के लक्ष्य के लिए। टाइटन पर देखिए, जो बता रहा हूँ रिपोर्ट्स, उसमें मैक्वायरी सबसे ज्यादा रिपोर्ट दे रहे हैं, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है उन्होंने, 3300 रुपए का जो है लक्ष्य दिया है। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पर भी जो अपडेट्स आए हैं, मार्जिन मान रहे कि थोड़ा आगे जाकर गिरावट देखने को मिलेगी। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1130 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये मान रहे कि इंडोनेशिया में आगे भी थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल इनको कारोबार अच्छा नजर आ रहा है। और मैक्वायरी देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 950 कल की क्लोजिंग है, 1200 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है। मैक्रोटेक डेवलपर्स, यहाँ पर भी देखिए प्री सेल्स में 40%, कलेक्शंस में करीब करीब 44% की ग्रोथ आई है। सीएलएसए ने फिर भी अपना व्यू नहीं बदला है, बिकवाली के राय को बरकरार रखे हुए 1000 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि इन्होंने जो गाइडेंस दी है उसे अचीव करने के लिए चौथी तिमाही में प्रदर्शन काफी शानदार करना होगा, जिसके चलते अभी भी जो है बिकवाली के व्यू को इन्होंने बरकरार रखा है। एचपीसीएल पर देखें, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 391 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि रिफाइनिंग मार्जिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि खासतौर पर अगर आप देखें तो जो फ्यूल की डिमांड है वो प्री कोविड लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है, जिसके चलते स्टॉक पर बुलिश है। एसआरएफ पर यूबीएस की रिपोर्ट आई है, खरीदारी के राय को बरकरार रखा है 3000 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे हैं कि स्पेशलिटी, टेक्सटाइल और साथ में रेफ्रिजरेंट गैस सेगमेंट में काफी बढ़िया ग्रोथ आई है और गाइडेंस जो इन्होंने दिया 15 से 20% का, उसके चलते स्टॉक के ऊपर काफी बढ़िया व्यू बनाकर ये चल रहे हैं। और अंत में देखें तो ऑटो स्टॉक्स पर नजर रखनी है। जेपी मॉर्गन की बहुत ही डिटेल रिपोर्ट आई है, ढेर सारे स्टॉक्स पर कवरेज है। सबसे पहले देखिए, हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर जो है रेटिंग को अपग्रेड कर दिया, न्यूट्रल से ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य काटा है 3170 से घटाकर 2900 रुपए कर दिया है। एमएनएम पर जो लक्ष्य वो बढ़ाया है, 1100 से बढ़ाकर 1150 कर दिया है। आयशर मोटर्स पर देखें तो यहाँ पर भी जो लक्ष्य है वो 2450 से बढ़ाकर 2750 कर दिया है। एस्कॉर्ट्स पर टारगेट काटा 1935 से 1915 रुपए कर दिया है। बजाज ऑटो पर देखें तो यहाँ पर जो लक्ष्य है उसे काटा है 4400 से घटाकर 3875। और अंत में अशोक लेलैंड, यहाँ पे न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 145 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स जिन पर आज है रिपोर्ट्स आपके लिए। बढ़ते आगे, वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द डे। सचिन जी, गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, क्लियरली फोकस बैंकिंग स्टॉक्स पे ही होना चाहिए, वहाँ पर मुझे लग रहा है आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूड ही रहेगी। एंड जो स्टॉक मैंने चूज किया है वापस इंडसइंड बैंक को, जिस तरीके से पिछले 4 दिनों का कंसोलिडेशन था, वो 4 दिनों का कंसोलिडेशन मैच्योर हो चुका है। 5 and 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में एक कन्वर्जन आया है। एंड कल के सत्र में अगर ओआई साइकिल देखें तो काफी अच्छे लॉन्ग एडिशंस का डेटा प्रेजेंट हुआ है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर आज के सत्र में 955 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए, तो वो होगा एक पहला टारगेट। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुआ है, मुझे लग रहा है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास के स्विंग्स बनने की प्रोबेबिलिटी भी काफी ज्यादा है अगले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर 955 और 985 के टारगेट के लिए पोजीशन ऑन द लॉन्ग साइड बनानी है। इंडसइंड बैंक में स्टॉप लॉस लगाना है 906 पर। स्टॉप लॉस के साथ इंडसइंड बैंक में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय सचिन जी की तरफ से। गुड मॉर्निंग बंसल जी, बताएं सर, शुक्रवार की सुबह आपका क्या इरादा है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, इरादे तो हमेशा नेकी होते हैं, हाँ, आउटकम अलग होता है अनिल जी। तो इरादा तो अनिल जी खरीदारी का है और खरीदना है जीएमडीसी, जिसको पहले भी 1-2 बार रिकमेंड करा है और ये स्टॉक बड़ी तेजी से भागेगा। काफी अच्छी एक्यूरेशन से स्टॉक निकल रहा है। 73 रुपीज, 73 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 81 से 82, 81, 82 के इंट्राडे टारगेट के लिए जीएमडीसी है मेरा पिक ऑफ द डे।
ओके तो जीएमडीसी पिक ऑफ द डे, इस पर करके चलें खरीदारी। कल आई थिंक ट्रेड में भी काफी एक्टिव हो रहा था, इनफैक्ट सेकंड हाफ में एक अच्छा स्पाइक भी आपको जीएमडीसी में आते हुए दिखा था, तो इस पर रखनी है नजर। आइए कुछ और काउंटर्स जो ट्रेड में रिएक्ट करने वाले हैं, इन पर एक बार हमारे एक्सपर्ट से चर्चा कर ली जाए। बंसल जी, जीसीपीएल, इस पर जरा अपनी राय दें। गोदरेज कंज्यूमर्स, अपडेट्स आए हैं, उतने कुछ खास अपडेट्स नहीं रहे हैं इनकी तरफ से, कैसे देखें? हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक है, बट बाकी जो अपडेट्स हैं या सेल ग्रोथ ठीक ठाक है, बाकी जो अपडेट्स हैं वो थोड़े सुस्त हैं। क्या राय देंगे सर चार्ट्स पर? देखिए दीपांशु, यहाँ पर लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। नीचे में 933, 930, 930 से लेकर 933 एक अहम सपोर्ट है, और ऊपर में 965 एक हर्डल है। तो नई खरीदारी की राय तो 965, 965 के ऊपर निकले तो बिना किसी डर के खरीदारी की राय है। जिन्होंने ले रखा है 930 का एक स्टॉप लॉस लगा लें। 930 के लेवल्स टूटेंगे तो इंट्राडे के लिए एक शॉर्टिंग का कैंडिडेट बनेगा। ओके तो ये है आपके लिए जीसीपीएल। थोड़ी परेशानी आज ट्रेड में इसके लिए आती हुई दिख सकती है। सचिन जी, एक कैश का स्टॉक आपके लिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके अपडेट्स देखें तो काफी अच्छे आए हैं। आई थिंक एक दो दिन पहले स्टॉक भी थोड़ा एक्शन में आते हुए दिख रहा था। कोई राय उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर? दीपांशु, काफी समय से एक नेगेटिव ट्रेंड में रहा था काउंटर, बट अगर हम पिछले 7 हफ्तों का डेटा देखें तो क्लियरली वहां पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस नजर आ रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ से प्राइस एक्शन काफी इंटरेस्टिंग ही होनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर जो फ्लोर बनाया है लगभग अराउंड 18-19 के आसपास, ये पर्टिकुलर फ्लोर काफी समय तक इंटैक्ट रहना चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 2425 के आसपास के स्विंग्स बनने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ चुकी है यहाँ से। तो एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल नजर आ सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर में। डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग बायस होगा। जिस तरीके से इसके ऑस्किलेटर्स प्लेस्ड है, जिस तरीके से एवरेजेस में कन्वर्जेंस है, मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 17.5 के आसपास। ये स्टॉप लॉस आपको वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ही मेंटेन करना है, एंड रिव्यू जोन होगा अराउंड 25 से 26 के आसपास का। ओके तो ये है आपके लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। नजर रखते हैं इस स्टॉक पर आज ट्रेड में किस तरह का एक्शन दिखाता है। बंसल जी, लोधा मैक्रोटेक, अपडेट्स अच्छे आते हुए दिखे। हालांकि कुछ दिनों पहले आई थिंक सीएलएसए की एक सेल कॉल आई थी। यूके में एक प्रॉपर्टी है जिसमें 1900 करोड़ की प्री सेल्स भी आती हुई दिखेगी। क्या राय देंगे मैक्रोटेक के चार्ट पर सर? देखिए दीपांशु, डिलीवरी के नजरिए से तो खरीदारी की राय है। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने और कुणाल जी ने स्टॉक को 10 की कमाई में भी रिकमेंड करा हुआ है। और टेक्निकली देखें तो नीचे में 1150 से लेकर 1180, 1150 से लेकर 1180 एक अहम सपोर्ट है। तो कोई भी डिप आती है तो खरीदना चाहिए लोधा को, मैक्रोटेक डेवलपर को। बिल्कुल, तो लोधा मैक्रोटेक, इस पर भी रखिए नजर। रियल एस्टेट स्पेस एक बार फिर से एक्शन में आ गया है और हमारी इस साल की थीम भी है, यहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। आइए स्वागत करते हैं कुणाल जी का भी। मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। खरीदारी की राय है दीपांशु, खरीदना है टाइटन, जिसमें हमने कल एक अच्छा मूव आते हुए देखा बंद होते समय, और मुझे लगता है कि इसमें आज भी और आने वाले सप्ताह में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो खरीदारी करके चले। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है 2540 रुपए पर। पहला टारगेट होगा 2650 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 2700 रुपए का। तो टाइटन में मेरी खरीदारी कराए। आपकी और अनिल जी की सोच मिलती हुई दिख रही है सर। थोड़ी देर पहले अनिल जी ने भी स्टॉक ऑफ द डे में इसे रेकमेंड किया और टारगेट्स भी वही निकल कर आ रहे हैं। तो टाइटन, अनिल जी हैं बुलिश, और साथ ही कुणाल जी की तरफ से भी आज खरीदारी की राय। दमदार अपडेट्स इस पर आपको आते हुए आज दिखे हैं। अपडेट्स आए हैं गुजरात पीपावाव के भी। बंसल जी, जरा इसके चार्ट्स पर राय दें। अदानी पोर्ट्स के साथ ये भी एक लिस्टेड पेयर है इसी स्पेस में। कुछ ज्यादा खास अपडेट्स इनके आते हुए नहीं दिखे हैं। इनफैक्ट थोड़ी सुस्ती है अगर आप साल दर साल के कंपैरिजन को देखें तो। क्या राय है चार्ट्स पर गुजरात पीपावाव? देखिए दीपांशु, इस स्टॉक की एक खास बात है, ये बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर बनाता है। ऊपर जाके स्ट्रक्चर फेल होते हैं। रिसेंटली मैंने भी इसको रिकमेंड किया था, बट फॉर्चुनेटली टारगेट अचीव हुए। तो अगर इस स्पेस में कुछ निवेश के लिए लेना हो तो अदानी पोर्ट के साथ ही जाना चाहिए। और टेक्निकली हम इसकी बात करें तो 100 रुपीज के ऊपर निकलेगा तब एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। तो 100 रुपए के लेवल्स डिसाइसिवली टूटे हैं तब ट्रेडिंग के नजरिए से खरीदारी की राय होगी। तो यह है आपके लिए गुजरात पीपावाव। 100 के ऊपर ही ट्रेडिंग की राय होगी। फिलहाल थोड़ा नीचे है उन लेवल से ये काउंटर। पर आइए हिंदुजा ग्लोबल,
इस पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। कुणाल जी, इसके चार्ट पर आप राय दें। वैसे थोड़ी तेजी आई थी जब कंपनी ने बताया कि वो डिविडेंड बोनस इश्यू पर विचार करने वाली है। इन्होंने एक बिजनेस की सेल करी थी जो 50% हिस्सा था। एक्सपेक्टेशन थोड़े ज्यादा की डिविडेंड की थी, करीब सिर्फ 150 रुपए पर शेयर का डिविडेंड आया। 4% की यील्ड निकल कर आती है कल की क्लोजिंग से, पर उसके सामने 1:1 का बोनस भी इन्होंने ऐलान किया है। तो कैसी राय है सर चार्ट्स पर हिंदुजा ग्लोबल? देखिए दीपांशु, चार्ट तो बहुत जबरदस्त है। स्टॉक में हमने लगातार एक अप ट्रेंड देखा है और हाल में भी जो एक गैप अप हुआ था उसके बाद 2-3 सत्रों का करेक्शन आता हुआ दिखा। तो मुझे लगता है कि आज आपको थोड़ा गैप डाउन होता हुआ दिखाई देगा जिस तरह की खबरें आई हैं। और मुझे लगता है कि एक बार के लिए स्टॉक 3400 के लेवल्स तक भी नीचे आ सकता है। 3400 पर बड़ा सपोर्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 3400। अगर 3400 के नीचे निकल आता है तो आपको और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अन्यथा हो सकता है कि 3400 3450 के आसपास स्टॉक को कुछ स्टेबिलिटी मिले, तो वहां पर जो है खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए। 3400 3450 ये आपके लिए फोकस में होना चाहिए। अनिल जी, एक बार जरा आपसे भी इस पर राय दूंगा, क्योंकि जब ये बिजनेस डील हो रही थी तो सबसे पहले हमने ही इसकी खबर आपको दी थी हमारे व्यूअर्स को। उतना खास डिविडेंड नहीं आया है सर। 4% की यील्ड, बाजार में थोड़े हायर डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन थी, पर साथ में 1:1 का बोनस भी है। कैसे देखें इसे? बहुत ही ख़राब डिविडेंड है दीप, और स्पेशली ये भी है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि देखिए $1.2 बिलियन की डील थी, यानी कि लगभग 9,000 करोड़ रुपए की डील। समझिए अगर आपको 9,000 करोड़ रुपए पैसे आ रहे हैं और उसमें अगर टैक्स वैक्स कटता तब भी आपके लिए करीबन 6,500-7 हज़ार करोड़ तो बचते ही हैं। अब 6,500-7 हज़ार करोड़ के सामने आप सिर्फ 300 करोड़ का डिविडेंड बांट रहे हैं, तो बाकी के पैसे का क्या हिसाब किताब है? उसमें से वो बोल रहे हैं कि शायद 3,500 करोड़ रुपये वो अपनी दूसरी ग्रुप कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। तब भी एक गैप है कम से कम 3,000 करोड़ के आसपास का, 2,500 से 3,500 करोड़ का। उस पैसे का इस्तेमाल कब होगा, कैसे होगा? एक चीज़ ये हो सकती है कि शायद वो पैसा अब तक ना मिला हो, जिसकी संभावना मैं कम समझता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कंपनी स्पेसिफिकली कह सकती थी कि अभी पैसा आना बाकी, आने के बाद हम डिसाइड करेंगे। या फिर डील का ऐलान हुए काफ़ी लंबा समय हो गया। आपको याद होगा, मेरे ख्याल से 5-6 महीने तो हो गए होंगे। 5-6 महीने पहले डील का ऐलान हुआ था कि हम ये बिज़नेस बेच रहे हैं, और अब जब डिविडेंड आ रहा है तो मेरे ख्याल से थोड़े लोग डिसअपॉइंट हुए होंगे। अब इसमें अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ है कि भले डिविडेंड नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं कि पैसा गायब हो गया। पैसा तो कंपनी में ही है, पड़ा ही है, आज नहीं तो कल आएगा, या फिर प्रमोटर उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देखना होगा। दूसरी तरफ ये है कि नहीं आना डिविडेंड, और बड़ा डिविडेंड, स्पेशली जब बाजार की एक्सपेक्टेशन थी, और पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें, पिछले 15-20 दिनों में, महीने भर में, तो स्टॉक 2,500 से 3,500 इसी वजह से हुआ था, तो वो निराश होंगे भी। बात दीप एक सिंपल सी है, हिंदुस्तान में बहुत कम कंपनियां ऐसी है जो मेजेस्को जैसी है, मैस्टेक जैसी है, जहाँ पर जब प्रमोटर डील करते हैं और सबको पता है। आप फर्ज करें अगर दीप आपको एक बड़ा बोनस आने वाला हो, हाँ मतलब आप ये सोच के खुश हो सकते हैं बहुत बड़ा बोनस आने वाला एकदम से, तो आपको क्या लगेगा? पहले से प्लान करके रखेंगे ना आप कि चलिए मेरे पास बड़ा पैसा आ रहा है, मुझे इसका क्या करना है, गाड़ी खरीदनी है, घूम फिर के आना है, या घर खरीदना है, जो भी, मतलब कुछ ना कुछ तो आप प्लान करेंगे ना। सेम अगर किसी कंपनी के पास 9,000 करोड़ रुपए आ रहे हो और वो ये सोचे कि हम 6 महीने बाद, 12 महीने बाद पैसे आने के बाद सोचेंगे क्या करेंगे, ये तो बात गले नहीं उतरती। करेक्ट? सो हर कंपनी के पास डील होने के पहले उस पैसे की प्लानिंग होती है, लेकिन बहुत कंपनियां कम होती है मेजेस्को जैसी जो पूरा का पूरा डिविडेंड बांट देती है। हिंदुस्तान में अभी तक वो प्रचलन आया नहीं, इसीलिए आपको याद होगा जब मेजेस्को की डील हुई थी और उन्होंने पूरा का पूरा डिविडेंड दिया था, तो मैंने अशांक देसाई साहब का मैंने इसलिए उनका मैंने जब इंटरव्यू किया तो मैंने बड़ा उनको ये कहा भी कि इस तरह के गवर्नेंस लेवल्स और इस तरह की चीज़ें दुनिया भर में होनी चाहिए बाकी कंपनियों के साथ भी, ताकि शेयर होल्डर्स को क्लैरिटी रहे कि जो पैसा कंपनी में आ रहा है उसका क्या होने वाला है। आई एम श्योर आगे पीछे पता चलेगा, बट ठीक है, एक शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव ज़रूर है। लोग निराश होंगे जो बड़े डिविडेंड की उम्मीद में बैठे थे। जी एब्सोल्युटली सर, तो निराशा तो जरूर है, क्योंकि बड़े डिविडेंड की उम्मीद थी। सिर्फ करीब 4% की यील्ड का डिविडेंड आ रहा है, तो देखते हैं, जैसे कुणाल जी भी कह रहे थे 3400 के करीब सपोर्ट आना चाहिए। देखते हैं आज कैसा रिएक्ट करेगा ये काउंटर ट्रेड में। बट रिएक्शन पावर स्टॉक्स में आने वाला है। हमारी फोकस लिस्ट में भी रहे सारे पावर स्टॉक। टाटा पावर पर तो अनिल जी ने ईयर एंड पर आपको खरीदारी की भी राय दी है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज 2 को मंजूरी मिल गई है। 12,000 करोड़ का ये नया प्रोजेक्ट है। 10,000 करोड़ से ज्यादा की सर्किट ट्रांसमिशन इसके जरिए तैयार की जाएगी। सचिन जी, टाटा पावर से ही करते हैं शुरुआत। बताएं चार्ट्स क्या कह रही हैं? कल भी अच्छे मोमेंटम में था।
दीपांशु, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन इवॉल्व हो रही है यहाँ पर। इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर वीकली चार्ट पे डेटा है, लगभग एक अच्छा ट्रायंगुलर फॉर्मेशन यहाँ पर मैच्योर हो चुका है। तो जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ब्रेकआउट की उम्मीद होगी। लगभग मुझे लग रहा है 265 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं पोजिशनली। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 218 पे एंड खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 235 236 के आसपास जैसे ही स्टॉक आ जाता है तो वहाँ पर एक बार वापस रिव्यू करना चाहिए। बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, काफ़ी कॉन्फिडेंट प्राइस एक्शन है। मुझे लग रहा है 265 के पोजिशनल टारगेट भी यहाँ पर एक्टिवेट होकर अचीव हो जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा पावर पर राय। स्टॉक में है भरपूर एक्शन और ये जो खबरें आई हैं ये सारी उन कंपनियों के लिए अच्छी है जो ग्रीन पावर में हैं ही। आइए बढ़ते आगे, सुमित जी हमारे साथ तैयार है। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे M&M है, M&M के अंदर खरीदारी करें। आज और नेक्स्ट वीक के अंदर M&M यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। 835 840 के बीच में इसमें खरीदारी करें। 825 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 855 रुपए से लेके 860 रुपए तक का मूव M&M के अंदर देखने को मिल सकता है। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा M&M के अंदर। ओके, M&M में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती है। आइए चोपड़ा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में आज हो चुके हैं शामिल सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग चोपड़ा साहब, बताएं सर कौन सा शेयर आपको पसंद है आज के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, मुझे आज IRB पसंद है। कल 230 के स्तर पर बंद हुआ था और मुझे लगता है कि इसमें 250 260 जाने का दमखम है। और आगे आने वाले बजट में भी मैं बार बार बोलता आया हूं कि मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड पे काफ़ी फोकस होगा। तो IRB जैसी कंपनीज को बहुत फ़ायदा पहुंचना चाहिए जो टोल इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स में काम करते हैं और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनीज हैं। तो IRB बजट पर्सपेक्टिव से भी लिया जा सकता है कुछ दिनों के लिए, मगर मुझे आज के लिए भी बहुत अच्छा लगता है अनिल जी। बिल्कुल, तो बजट के लिए भी लिया जा सकता है, आज के लिए भी अच्छा लग रहा है। कोई टारगेट्स चोपड़ा साहब आपके पोजिशनली अगर हैं तो? जो पोजिशनल अगर आप मेरे से टारगेट पूछें तो 300 तक का स्तर ये टच कर सकता है अगर थोड़ी लंबी अवधि के लिए कोई रखे। मगर अगर छोटी अवधि के लिए भी रखना चाहते हैं तो संभवतः ये आपको 250 260 तक जाता दिखेगा। ओके, सो 250 260 के ट्रेडिंग टारगेट्स और 300 के पोजिशनल टारगेट्स। IRB इंफ्रा, आई थिंक कल मार्केट आवर्स में कुछ एक ऑर्डर विन की भी खबर आई थी स्टॉक के लिए, तो फोकस में रहने वाला है। ऑफ कोर्स आपको याद होगा कुछ समय पहले अनिल जी भी कह रहे थे बजट के लिए इंफ्रा स्पेस पर रखनी है नजर और रोड सेक्टर यूजुअली प्रायोरिटी रहता है बजट में, तो ये स्टॉक भी आपको फोकस में आते हुए दिखेगा। आइए कुछ और स्टॉक्स जो फोकस में रहने वाले हैं इस पर डाल देते हैं नजर। LT फूड्स, जरा इस पर अपनी राय दें सुमित जी। गोवा सरकार ने जो इनका दावत ब्रांड है उसके कुछ बैचेस पर रोक लगाई है, पेस्टिसाइड्स डिटेक्ट हुए हैं इसके लिए, क्या राय है सर इस चार्ट पे? आपने पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छा मूव दिखाया है, लेकिन स्टॉक का यहाँ पे ऊपर में एक रेजिस्टेंस बन रहा है जो कि 82 83 के पास है। इसके अंदर फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी जब स्टॉक एक बार 82 83 का लेवल ऊपर में ब्रेक करेगा। जब तक ये लेवल ऊपर में ब्रेक नहीं होता तब तक ये स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, जिसके अंदर 70 से 72 रुपए का नीचे में सपोर्ट होगा और 82 से 83 का ऊपर में रेजिस्टेंस होगा। एक बार 82 83 का लेवल निकलेगा तो स्टॉक सेंचुरी मारेगा। तो जब तक ये लेवल ऊपर में टूटता नहीं है तब तक ये मान के चलें कि स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज चल सकता है। ओके, तो यह है आपके लिए LT फूड्स, इस पर रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर आ सकता है। आनंद राठी वेल्थ, कुणाल जी ज्यादा ऑफकोर्स चार्ट्स नहीं है, रिसेंटली ही लिस्टेड कंपनी है, बट नतीजे इनके आते हुए दिखे और अच्छे नतीजे हैं। आय में 56% की बढ़त, कामकाजी मुनाफा 2 गुना हुआ है, मुनाफा में भी आपने करीब करीब 2.5% का उछाल देखा है। क्या राय देंगे सर चार्ट्स पर आनंद राठी वेल्थ? देखिए, मुझे याद पड़ता है दीपांशु 2-3 सत्र पहले अनिल जी ने इसकी चर्चा की थी और मैंने भी तब कहा था कि एक बड़ा ब्रेकआउट आनंद राठी के चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। जो भी सीमित चार्ट है हमारे पास, तो उस लिहाज से एक ब्रेकआउट बड़ा है और इस स्टॉक ने उस समय 615 के लेवल्स को पार किया था। तो मुझे लगता है कि अब नतीजों के बाद भी आपको तेजी बनते हुए दिखाई देगी और बहुत संभावना है कि आपको इस स्टॉक में इवेंचुअली 665 680 के लेवल्स देखने को मिले। तो जिन्होंने खरीदा हुआ है बिल्कुल होल्ड करें। यहां पर एक स्टॉप लॉस अब 615 पर रखना चाहिए और मुझे लगता है ये स्टॉक 680 की तरफ जा रहा है।
680 की तरफ जा रहा है आनंद राठी वेल्थ। और आज ऑफ कोर्स राठी साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सुबह 10 बजे। इन नतीजों पर भी राठी साहब से चर्चा करेंगे। ऑफ कोर्स नए साल का आउटलुक, बजट एक्सपेक्टेशन, मार्केट की चाल, यहां से इन सभी मुद्दों पर भी उनसे करनी है चर्चा। तो 10:35 को, माफ कीजिएगा, 10:35 को सर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो इस इंटरव्यू को आप मिस मत करिएगा। राठी साहब होंगे हमारे साथ। इन्फो एज, सचिन जी इसके चार्ट पर जरा राय दें। अंतरिम डिविडेंड पर आज बोर्ड बैठक है, चार्ट्स क्या कहती हैं सर? एक अच्छा करेक्टिव ऑलरेडी स्टॉक में देखा गया है, बट जिस तरीके से वापस एक रिबाउंड हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन है वीकली चार्ट पे। तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी पॉजिटिव ट्रैक्शन रहनी चाहिए काउंटर में। लगभग अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 5780 ये एक मेजर रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। जैसे ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पार हो जाता है तो मुझे लग रहा है उसके बाद एक काफ़ी अच्छी ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर एग्जिबिट होनी चाहिए। बट फिलहाल जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 5780 के लिए ट्रेडिंग लॉस बनाए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 5435 के आसपास का। एंड जैसे ही 5800 के आसपास के थिंग्स बने उसके बाद अपनी पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। बट फिलहाल मुझे लग रहा है कि एक थोड़ी सी स्टेबल प्राइस एक्शन नजर आ सकती है अगले कुछ दिनों में।